सो एवरीवन, आज हमारे साथ एक डिफेंस एक्सपर्ट है जो हमें बताएंगे कि मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इन डेप्थ एनालिसिस। कर्नल तुषार जोशी, एक्स एनएसजी एंड कुमाऊं रेजिमेंट ऑफिसर। हाय सर, कैसे हो आप? आई एम गुड। सर, मुझे अच्छा लगा आप वापस आए हो हमारे इस शो पे विथ अ टॉपिक जो करंटली वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस पे आपने थोड़े टाइम पहले एक वीडियो भी बनाई थी। तो उससे मुझे इंटरेस्ट आया आपसे समझूं। सर, सब मतलब परेशान हो गए, एटलीस्ट जो बिजनेस कम्युनिटी है। नॉर्मल लोगों को पता नहीं इतना फर्क धीरे धीरे पड़ रहा है। आई मीन ऑब्वियसली एलपीजी महंगी हो गई है, गैस नहीं मिल रही है लोगों को। अभी लोगों की नॉर्मल लाइफ में भी इफेक्ट होना चालू हो गया है ये वॉर का। और धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि भाई हमारा इंडिया कितना एनर्जी डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज पे। सर, यूएस और इसराइल क्यों अगेंस्ट में है ईरान के? अच्छा, अभी यूएस और इजराइल ये ईरान के क्यों अगेंस्ट है, ये जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो ईरान की स्टोरी इस तरह की है कि जनरली इफ यू कैन, अगर आप हम ईरान को 4 एरा में हम बांट सकते हैं। एक पहले के जो शुरू में 19th सेंचुरी की जो एरा था, वो तो शाह का एरा था। बेसिकली उसको बोलते हैं डार्सी कंसेशन। डार्सी कंसेशन बेसिकली इट्स एक एग्रीमेंट है जो ब्रिटेन और ईरान के बीच हुआ था, और शाह के बीच। ओके। शाह ऑफ ईरान। और डार्सी जो कंसेशन है वो एक गलत एग्रीमेंट हुआ था एक्चुअली। और उस वक्त आपको पता ही है कि ब्रिटेन वो हर जगह उसका रूल होता था, तो ईरान में भी उसका रूल था। तो एक वहां पर 1908 में करीब एक मैसिव सुलेमानी करके एक साइट है, वहां पर उनको तेल मिला पहली बार। ईरान में तेल मिला। और उसका उसने क्या किया, उस एग्रीमेंट के तहत उसने वो किया कि इसके सारे राइट्स, इसका एक्सट्रैक्शन से लेके उसका जो भी प्रॉफिट विफिट सब, ये सब ब्रिटेन का होगा। ऐसे बोल दिया, ऐसा उन्होंने उस एग्रीमेंट में वो करार हुआ ऐसा। ठीक है, तो वो हो गया। अब इस पे क्या हो गया, दे ब्रिटिश पीपल दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग, ईरान को एक्सप्लॉइट करने लगा। जबकि ईरान का ये खुद का रिसोर्स था, ये खुद का ही रिसोर्स था। और उसको और उस खुद के रिसोर्स का ईरान को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। हालांकि बाकी के जो गल्फ कंट्रीज थे वहां पर भी तेल मिला था, पर वहां पर वो प्रॉफिट उनको मिलता था, और वहां पे डेवलपमेंट और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफी अच्छा होने लग गया था। लेकिन ईरान को मतलब बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो ब्रिटेन अपना पूरा शेयर लेके सब लेके चला था। इट इज समथिंग लाइक हमारे पास, हमारे ऊपर जो ब्रिटिश का जो था, लगान पिक्चर देखी होगी। लगान पिक्चर में 2 गुना लगान दिया जाएगा टाइप नहीं था। वैसी वो जितना प्रॉफिट आता था उससे ज्यादा तो उसका टैक्स लगता था। तो मतलब इसमें क्या हो जाता था, उनको ऐसा कोई फायदा नहीं होता था। ये करीब पूरा डार्सी कंसेशन ये करीब 60 साल चला। 60 इयर्स। उसके बाद अगला एरा आया ऑफ करीब 1951 में, 1951 के आसपास मोहम्मद मोसादिक एरा। मोहम्मद मोसादिक एरा के टाइम पे वैसे उनका एरा सिर्फ 2 ही साल का था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा ये डार्सी कंसेशन बड़ा नुकसानदायक हमारे लिए। तो उन्होंने ये इस करार के खिलाफ, इस एग्रीमेंट के खिलाफ उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने इसको चैलेंज किया। तो आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला कि ये दिस डजंट कम अंडर आवर प्रीव्यू, आपका पार्लियामेंट विल डिसाइड। आपका पार्लियामेंट खुद का पार्लियामेंट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर जो मोहम्मद मोसादिक थे, उन्होंने
ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज कर दिया। हाँ, अभी ये हो गया ब्रिटेन का ईगो प्रॉब्लम। ये कौन से ईयर में हुआ था? ये 1951 और 53 के बीच बीच में। में कर दिया। 1951 में मोहम्मद मोसादिक आए ओके। और ये 51, 52, और 53 की बात इसके है। बीच में ब्रिटेन की हालत भी खराब हो गई थी कि 1940-45 के आसपास इंडिया भी उन लोग क्योंकि हाँ वो 40s एंड 50s में सब वो कॉलोनी वो सब इंडिपेंडेंट हो रहे थे, हो रहे थे। हाँ। है ना। तो उस वक्त ये 51 टू 53 के बीच में फिर उन्होंने वो चैलेंज किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उन्होंने माना नहीं। फिर इन्होंने मोहम्मद मोसादिक ने उसको नेशनलाइज कर दिया ऑयल को, है ना। अब नेशनलाइज कर दिया तो ये हो गया ईगो प्रॉब्लम हो गया ब्रिटेन के का, लिए। इसने ऐसा ऐसा कैसा कर दिया। हाँ। तो वो गया दौड़ते हुए अपने पापा के पास, अमेरिका। अमेरिका। तभी तो वो ही पापा था सबका। हाँ वो तो सभी का ही पापा होता था। नहीं, यूके तभी सबका पापा था। अमेरिका यूके पापा था, पर अमेरिका तो ऑलरेडी मतलब वो तो काफी डेवलप हो चुका था तो। ओके। और वहां पे जो सीआईए है, सीआईए ने इधर कू करा दिया ईरान में, ईरान पे। तो मोहम्मद मुसादिक जो था, हाँ, वो कू कर दिया, वो पूरा रेजिम को वो मरवा दिया, बस रेजिम को उन्होंने गिरा चेंज करवा दिया। गिरा दिया हाँ। और मोहम्मद मुसादिक को जेल में डाल दिया। ओके, ओके, ठीक है। अब आया तीसरा एरा। हाँ, तीसरा एरा था ऑफ इनका शाह पहलवी का। शाह पहलवी, शाह पहलवी थोड़ा सा काफी मॉडर्न टाइप का आदमी था। He was, मतलब काफी क्या कहते हैं उसको, आज खुले दिमाग खुले विचारों का था। और उसके आने के बाद फिर ईरान में बिल्कुल माहौल बदल गया, वो प्रॉपर एकदम वेस्टर्नाइज हो गए। विमेन का एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया। विमेन के लिए खूब फ्रीडम था, वो गाड़ियां चला सकती थी। अच्छा। सब कुछ मतलब वो एकदम वेस्टर्नाइज हो गया था। ठीक है। एंड और मतलब वहां पे डेवलपमेंट भी अच्छा होने लगा, लोग खुश भी रहने लग गए। तो ये जो पूरा जब वेस्टर्नाइज होगा, कपड़े भी वेस्टर्नाइज होने लगे। ओके, यू विल सी दोस फोटोग्राफ्स तब के, तो यू कैन टेक आउट दोस फोटोग्राफ, तो देखना उस एरा के वो पूरे वेस्टर्न क्लोथ्स, सिंगिंग, मतलब एवरीथिंग जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता वो शुरू हो गया। लिबरल हो रहे थे थोड़ा, एकदम लिबरल हो गए। तो ये तकरीबन चलता रहा 1979 तक। 1979 तक। पर इस बीच 1953 से करीब 1979 तक ये चलता रहा। करीब 24 साल 24-25। अभी इस बीच में क्या हुआ, ये कई, और वहां पर 90% मुस्लिम्स शिया लोग हैं। करेक्ट। अच्छा, ये बाकी के जो मुस्लिम कंट्रीज थे उनको हजम नहीं हो रहा था। ओके। तो जो सऊदी के जो वो थे सऊदी के जो किंग थे किंग फैजल, उन्होंने उनको एडवाइस किया, यार ऐसा अच्छा नहीं लगता है, हम मुस्लिम कंट्रीज है हमारी, तो हमारे कुछ तौर तरीके ट्रेडिशंस है, हम ऐसे वेस्टर्न लाइफ हम हमारे लिए जीना हराम है, ये हमारे यहाँ शोभा नहीं देती है, तो दिस इज नॉट डन करके एडवाइस किया। नहीं माना जो भी। अच्छा, नहीं माना वो बोले नहीं ऐसे सुना, एडवाइस सुना, बट ही कंटिन्यूड विद दिस थिंग। और ये टाइम पे भी ऑयल ब्रिटेन के पास जा रहा था। नहीं, फिर उसके बाद वो नेशनलाइज हो गया, तो थोड़ा सा जब शाह ये हुआ ना, तो अभी मैं बताता हूँ ना इसमें क्या हुआ। अभी ये जब शाह ये हुआ, अभी इसके टाइम पे 1979 तक तो इसका वो था। 1974 में क्या हुआ, अभी ये इसका ही चल रहा था, शाह पहलवी का, जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर अपना रहा था। 1974 में क्या हुआ, ऑयल क्राइसिस आया, भयंकर ऑयल क्राइसिस मिडिल ईस्ट में। माइट बी सम रीजंस आई डोंट, बट ऑयल क्राइसिस हुआ। तो यूएस ने क्या किया, बिग ब्रदर टाइप ना, ये ऑयल क्राइसिस को बचाने के लिए उसने अपने पूरा दमखम लगा दिया। हाँ। और उनको बोला ठीक है, अभी ऐसा करो कि अभी जो
ऑयल निकलेगा, उसको प्रोटेक्शन वगैरह दे दिया, मिलिट्री प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कई चीजें, बिकॉज ऑफ सम रीजंस ऑयल क्राइसिस हो गया, तो वो उनके लिए पैसा दिया, बहुत कुछ दिया। उस वक्त तो इतना भी रिच नहीं थे वो, तो पैसा दिया, सब कुछ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ऑयल के लिए, है ना। तो खूब उनको डेवलपमेंट के लिए वो खर्चा किया, और मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया, है ना, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया। तो पर उन्होंने बोला कि इसके बदले में ये उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया था सऊदी के साथ, इसके साथ था, मिडिल ईस्ट के साथ वो कर लिया था, जो ओपेक कंट्रीज थे ना, कर लिया था। तभी ईरान था ओपेक में? हाँ, तभी था ईरान ओपेक में, तब था, या तब शायद था यार, यस। तो वो उनका करार हो गया, एग्रीमेंट हुआ कि ये मैं सब दूंगा, लेकिन आप जो भी अभी आज से जो भी पेट्रोल या डीजल ऑयल जो भी बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे। ओ भाई, ठीक है, वो डॉलर में बेचोगे। अब ये शाह पहले भी वैसे ही वेस्टर्न से काफी वो इन्फ्लुएंस था, वो मान गया, बोला ओके, ओके बोल दिया उसने, और वो फिर डॉलर विलर में सब कुछ ये चलता रहा, एंड ये सब कहानी हुई। और ऑफ कोर्स बाकी के लोग भी मान ही गए, तो ये उस गया था, तो ये भी चल गया था। अभी ये चलता रहा, और ऐसे टाइम पे अभी ये जो है, अभी सब कुछ डॉलर में होने लग गया, जो भी तेल था, एनर्जी जो थी, वो डॉलर में बिकने लगी। तो बाकी के सारे कंट्रीज, अब ये सब एक्सपोर्ट है, ये सब ओपेक कंट्रीज है, सब क्या क्या पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो ये सब डॉलर में ही ट्रेड करने लगे। अब बाकी जितने कंट्रीज थे उनको अभी डॉलर की जरूरत थी, डॉलर की जरूरत थी। जापान को डॉलर, ऑस्ट्रेलिया, हर एक कंट्री को भी एनर्जी जनरेट करनी है, उसको जो उसको एनर्जी चाहिए या जो पेट्रोल चाहिए उसको डॉलर चाहिए। अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ये डॉलर तो छापने लग गया, डॉलर छापने लग गया। इस सिस्टम को बोलते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। अभी इसके कारण क्या हो गया, इकोनॉमिक लिवरेज मिला यूएस को, अब वो दादा बन गया ना, मिलिट्री पावर तो था ही, इकोनॉमिक पावर भी आ गई, हर एक को डॉलर चाहिए था। अब डॉलर लेने के लिए लोग सोना गिरवी रखते थे, सोना देते थे और डॉलर लेते थे, दैट इज वाई सोना काफी वहां पे जमा हो गया, सब सोना देते थे, डॉलर लेते थे, तो डॉलर चाहिए होता था उनको पेट्रोल के लिए, पेट्रोल डीजल, अच्छी पेट्रोल ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। तो अभी ये सब चलता रहा काफी, ऑलमोस्ट अ डिकेड ये सब चलता रहा। नाउ वी विल कम या कट टू, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी क्या हुआ था, अभी ये शाह का ये हुआ, तो 79 में अनरेस्ट शुरू हो गया ईरान में, और ईरानियन रेवोल्यूशन। बट ये तो ऑलरेडी सबको इतना फ्रीडम दे रहा था, फिर भी पर पसंद नहीं था ना, क्योंकि मुस्लिम बाकी के वहां पे भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पसंद नहीं कि फ्रीडम देना, है ना, इतना फ्रीडम बाकी लोगों को तो था। कई लोग एंजॉय दे वर एंजॉयिंग लाइफ, दे वर एंजॉयिंग द फ्रीडम, पर कई लोग थे जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये के सब मुस्लिम के सिद्धांतों के खिलाफ हो रहा है। तो ये अनरेस्ट शुरू हुआ, और 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन, अच्छा। अब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, अभी यहाँ पर आयतुल्लाह खमीनी ने टेक ओवर किया, आयतुल्लाह खमीनी ने टेक ओवर किया। तो अभी ये टोटली अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर, बाप रे, पूरा वेस्टर्न कल्चर के बिल्कुल खिलाफ। ये सब बंद हो गए, सब बुर्खा उसमें आ गए, मतलब ना उनके जो ट्रेडिशन है उसमें आ गए, मतलब कोई वेस्टर्न उसमें इन्फ्लुएंस बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं, बिल्कुल कड़क बिल्कुल वो चलता रहा। चलता 1979 से अपना चलता रहा। 1986 में आयतुल्लाह खमीनी की डेथ हो गई। आयतुल्लाह खमीनी की डेथ हो गई। नेचुरल डेथ, मरवाया किसी ने, क्या था?
भगवान जाने डेथ हो गई। डेथ हो गई। हाँ, हाँ। अभी यहाँ पे पूरा बिल्कुल ये सब चल रहा था, डॉलर पेट्रो डॉलर ही चल रहा था, हाँ। सब कुछ ये डॉलर में ही क्रूड ऑयल चल रहा था, हम्म फ्लरिश होने लग गए थे। हम्म ठीक है, 86 में उनकी डेथ हुई, अयतुल्ला खोमेनी की। यहाँ पर फिर दूसरे खामेनी आए, अली हुसैनी खामेनी, अली हुसैनी खमीनी, हाँ, जिनको अभी मारा अटैक गया। किया गया जिस पर, हाँ। अभी जो आई विल गो बैक अगेन, जो अयतुल्ला खोमेनी ने क्या किया, वो ही वाज रिजन एज अ सुप्रीम कमांडर, हाँ सुप्रीम लीडर हाँ ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। वो बिल्कुल सुप्रीम लीडर बन गए ईरान के, ईरान के। एंड उनकी पावर इतनी थी, प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावर थी उनकी। ओके। ही कुड वीटो एनीथिंग। उनका एक काउंसिल भी बना था, हाँ, जो इलेक्शंस भी, और वो जो इलेक्शन कुछ था ही नहीं, किंग ही बन गया था। नहीं, पर नॉर्मल इलेक्शंस तो होते थे, ओके, है ना, हाँ, इलेक्शंस तो बाकी तो होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव, बट प्रेसिडेंट के ऊपर उसका सुप्रीम power लीडर था। होते थे, एंड ही कुड वीटो एनीथिंग। फिर जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके सुपरविजन वगैरह सब उनके अंडर होता था। जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते थे वो भी इनके अप्रूवल के बगैर खड़े नहीं होते थे, मतलब इस तरह की कई चीजें उनके पावर थी। होती थी, हाँ। अब जब अली हुसैनी खामेनी ने टेक ओवर किया, ही कंटिन्यू टू बी सुप्रीम लीडर, हाँ,